शराब पर बुलडोजर चला है। लाखों रुपए की अवैध शराब नष्ट कर दी गई है। अवैध शराब की बोतलों पर ये कार्रवाई की गई है। 510 पेटी अंग्रेजी शराब को नष्ट किया गया है। ये पूरा जो स्टॉक था वो 2014 में ये शराब पकड़ी गई थी। 2 ट्रक से ज्यादा शराब नष्ट कर दी गई है। एसडीएम एसडीओपी जिला आबकारी अधिकारी की मौजूदगी में शराब को नष्ट किया गया है। लाखों रुपए की अवैध शराब पर जेसीबी चलाकर इसका नष्टीकरण किया गया। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 510 पेटी अंग्रेजी शराब नष्ट की गई है। 2014 में इसे जब्त किया गया था। अवैध रूप से पकड़ी गई शराब को इस तरीके से नष्ट किया आप देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में अवैध शराब का जो जखीरा था जो पुलिस ने पकड़ा था साल 2014 में, उसके बाद लगभग 10 सालों बाद जाकर जो है पूरी शराब की खेप को नष्ट किया जा रहा है। आज जो है आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी में इस पूरी शराब को नष्ट किया जा रहा है। कई शराब के जो बड़े ब्रांड है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, उनको नष्ट किया जा रहा है। कोतवाली थाना पुलिस ने साल 2014 में अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी थी लाखों रुपए की। उसके बाद लंबे समय से पुलिस के पास ये शराब रखी हुई थी और अब लगभग 10 सालों बाद अवैध शराब की इस खेप को नष्ट किया जा रहा है। सुनील अंचुरिया, मध्य प्रदेश। ये प्रकरण कोतवाली थाना का है जो 2014 में अवैध शराब जब्त की गई थी। उसी का न्यायालय द्वारा आदेश पारित होकर के राजसात कार्रवाई की गई और आज नष्टीकरण की कार्रवाई समिति के समक्ष की गई। इधर भोपाल में फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। निशातपुरा थाना पुलिस ने इस मास्टरमाइंड को पकड़ा। अमेजन कंपनी से 42 मोबाइल की इसने ठगी है। आरोपी फर्जी एड्रेस पर डिलीवरी करवाता था। इसकी अमेजन कंपनी के डिलीवरी बॉय से सांठगांठ थी। पुलिस को मास्टरमाइंड के साथी की तलाश है। फिलहाल 42 में से मात्र 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस जल्द इस मामले में खुलासा कर सकती है। पूरा थाना पुलिस ने एक मोबाइल के मास्टरमाइंड ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसे पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। बताया जाता है कि ये एक कुरियर कंपनी और एक निजी कंपनी के साथ मिलकर जो मोबाइल लोग मंगाते थे उनको वहां से पैकिंग से निकाल लेते थे और डब्बों में उसकी जगह कुछ और भर देते थे। असली बिल की कॉपी कर लेते थे और लोगों को सस्ते दामों पर वो मोबाइल बेच दिया करते थे। इन्होंने मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी इन मोबाइलों को बेचा हुआ है। पुलिस अभी इस मामले में और जांच कर रही है। कुल 42 मोबाइलों को बेचे जाने की बात सामने आई है, जिसमें 12 लाख रुपए की ठगी का ये मामला है। 4 मोबाइल भोपाल में पकड़े गए हैं। इसके बाद अभी जांच जारी है। हालांकि हमने पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी उन्होंने इस पर आगे खुलासा करने की बात कही है। हमेशा विवादों में रहने वाले कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया और बाबूलाल जंडेल ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। सागर में एक सभा को संबोधित करते हुए फूल सिंह बरैया ने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो थानेदार की चमड़ी काटकर भूसा भर दिया जाता, भ्रष्ट अधिकारियों को उल्टा लटका दिया जाता। वहीं श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने भड़काऊ भाषण दिया। जंडेल ने लोगों को आंदोलन करने और दुकान जलाने की बात कही। जंडेल ने कहा, तोड़फोड़ करो, आखिर लोकतंत्र किस लिए है। कांग्रेस विधायकों के विवादित बोल पर सियासत भी तेज हो चली है। 48 लाख वोट में से आपने 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता तो थानेदार की इसी सभा में चमड़ी काट के भूसा भर दिया जाता। तो मेरा कहना है आप आ जाओ, तो कुछ करना बैठो, दुकान जलाओ, तोड़ा फोड़ी करो, अगर फ्री हो तो कुछ भी करो। अगर फिर लोकतंत्र कानून किसके लिए बनाया, फिर कलेक्टर उसकी कोई मना नहीं है। हम थाने नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और वहाँ थाने में गालियां देता। 2 करोड़ 48 लाख वोट में से आपने 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता तो थानेदार की इसी सभा में चमड़ी काट के भूसा भर दिया जाता। कांग्रेस विधायकों के बिगड़े बोल पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे लेकर निशाना साधा है और कांग्रेस ने दी है सफाई। दिया है वो चमड़ी उधेड़ देंगे अफसरों की, ये बयान दिया है। अगर हम जीत जाते तो इसलिए तो नहीं जीते ना, अब अपनी चमड़ी खुजा लो। इसलिए तो नहीं जीते ना, अब अपनी चमड़ी खुजा लो। फूल सिंह बरैया जी मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन शिवराज जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कई कलेक्टरों को कहा लटका दूंगा, टांग दूंगा, गाड़ दूंगा, और कहा था सुन रे पिट्ठू कलेक्टर। और कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कहा था कि शहर में आग लगा दूंगा, इंदौर शहर में आग लगा देता मैं। तो भैया पहले इनके बयान की बात करो।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। यहां उन्होंने कहा कि लोग टैक्स पर सवाल करते हैं, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोग सवाल पूछते हैं कि इतने सारे टैक्स क्यों हैं, ये बात पसंद नहीं। मैं चाहती हूं कि टैक्स को जीरो पर लेकर आऊं, लेकिन देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, उसके लिए फंड की जरूरत है। हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे कमिटमेंट हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते कि दूसरे हमें पैसे दें, इसीलिए हम खुद पैसा खर्च कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत रहती है। इस दौरान उन्होंने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान परिसर में शैक्षणिक भवन और व्याख्यान कक्ष का शिलान्यास किया। साथ ही 442 शोधार्थियों को डिग्रियां भी दी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। There are times when, being the finance minister, it doesn't give me motivation when I have to answer people about why are our taxes like this? Why can't we even be lower than this? I wish I can bring it down to almost nil. But India's challenges are severe and the challenges will have to be overcome. I seek very learned crowd before me, graduates, PhD holders, to understand India's challenges. I have taken the example of the renewable energy as one of those sustainable sources for energy for a growing country like India. भूपेश बघेल ने एआईसीसी की बैठक के बाद बड़ी जिम्मेदारी या महासचिव बनने की अटकलों पर कहा कि एआईसीसी लगातार अलग अलग समय में जिम्मेदारियां देते रहते हैं। अब क्या जिम्मेदारी मिलेगी वो हाईकमान तय करेगा। चर्चा बहुत गोपनीय थी। हाँ, तो उसके बाद वो रिपोर्ट हाईकमान को सौंपा जाएगा। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो सब लोगों से बात की, यहाँ भी आई थी टीम और यहाँ सबसे चर्चा किए। कुछ बच गए थे, उनसे और बुला के चर्चा कर ले। अब फैक्ट फाइंडिंग टीम है, अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी, उसके बाद क्या निर्णय लेते हैं तो हाईकमान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव के अटकलों के बीच दिल्ली से रायपुर लौटे कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हार से सबक तो लेना चाहिए। ऐसी कोई जिम्मेदारी अगर आपको दी जाती है तो आप क्या तैयार हैं? मतलब इस तरह की जिम्मेदारी पूछा जाता है अगर? अब तो हूँ। परिवार में जो गमी हुई तो 6-7 महीने में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पा रहा था और उसी बाबत जब सारे क्रियाकर्मों से मुक्त हुआ तो मैंने दिल्ली में समय लीडर्स के साथ लेके, सीनियर लीडर्स लीडरशिप के साथ लेके मैंने यही बात रखी। प्रणाम करने भी गया और ये कहने भी गया कि अब मैं उपलब्ध हूँ संगठन के काम के लिए और जो काम मुझे लगता है कि मैं जहाँ योगदान दे सकता हूँ उस बाबत मैंने अपनी ओर से कहा भी कि ये बदलाव हो सकते हैं। बदलाव अभी तो मुझे नहीं लग रहा है। छत्तीसगढ़ में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, मुझे नहीं व्यक्तिगत तौर पे लग रहा। लेकिन जब भी बदलाव होते हैं और आपको पूछा जाता है तो आपको लगता है कि आप तैयार हैं? तैयार हमेशा, मैं हमेशा तैयार रहा हूं। रायपुर नगर निगम के पार्षद एजुकेशनल टूर से वापस लौट आए हैं। टूर पर कांग्रेस और बीजेपी के 65 पार्षद गए थे। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि बहुत कुछ सीखने को मिला, जल्द इसे रायपुर में अमल किया जाएगा। वहीं मौज मस्ती के वीडियो वायरल होने पर उन्होंने कहा कि पार्षद का दिल नहीं है क्या? जब छुट्टी रहेगी तो कुछ ना कुछ नया करेंगे, ये मुद्दा बनने लायक नहीं है। मौज मस्ती वाला जो वीडियो वायरल हुआ है, जब इतने सारे लोग जाएंगे तो ये कौन बोल दिया कि जब सेशन के बाद आपको मौज मस्ती नहीं करना है? क्या पार्षद लोग में के सीने में दिल नहीं है क्या? क्या पार्षद सुबह उठ के सिर्फ नाली साफ करते रहेगा? पार्षद क्या सुबह उठ के क्या खाली झाड़ू, खाली अपना, और कम उम्र के पार्षद हैं, यंग पार्षद हैं। स्वाभाविक है जब सेशन के बाद जब हमारा सेशन हो जाता था और स्वाभाविक है जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन आदमी यार कुछ ना तो कुछ करेगा। अब आदमी को आप लोग ये बोल दोगे कि तुम कुछ ही नहीं करना, जाके सिर्फ पढ़ाई करने गए हो, पढ़ाई करके चुपचाप वापस आना। इंदौर में पौधारोपण अभियान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के सवाल पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी को गिनती नहीं आती, उन्होंने नकल करके पढ़ाई की है। सर, जीतू पटवारी ने कहा था कि जो पौधारोपण हुआ है उसके अंदर कहीं मुसलबाजी हो जाती है, उसको तो गिनती आती नहीं है, वो तो नकल करके पढ़ा है। अपने किसी अच्छे काउंटर को भेज दे और गिनती कर ले।
मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की कमाई का 50% हिस्सा मुस्लिम परिवार के गरीब और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा पर खर्च होगा। इतना ही नहीं, जरूरतमंद परिवारों को दान भी दिया जाएगा। एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल की माने तो प्रदेश में करीब 15,000 वक्फ संपत्तियां हैं। अभी तक कमेटियों की आय का 7% ही चंदा बोर्ड को देती थी। 93% राशि प्रबंध समितियों के पास रहती थी। अब बोर्ड इसका उपयोग समाज के मेधावी बच्चों की पढ़ाई में करेगा। इसके लिए हर जिले में कमेटी बनेगी। कमेटी ही गरीब बच्चों का चयन करेगी। प्रति छात्र अधिकतम 25,000 रुपए दान किए जा सकेंगे। अब हमने ये कहा है कि जो 93% पैसा है उसमें से आपके जो जरूरी खर्च है उसको काट कर जो पैसा बचता है उसका 50% आपको मेधावी बेटे बेटियों पर खर्च करना है। तो ऐसी वहां की वक्फ जो इस प्रकार की संपन्नता की स्थिति में आती है उनके अध्यक्ष उस समिति के सदस्य होंगे। वहां की जिला कमेटी का जो अध्यक्ष है वो उस समिति के सदस्य होंगे। ऐसे हर जिले में 5 से 10 लोगों की एक समिति रहेगी और वो समिति बाकायदा पूरी पारदर्शिता के साथ समाचार पत्रों में जो वहां के लोकल समाचार पत्र है उसमें विज्ञप्ति इश्तिहार जारी करेगी। और ऐसे मेधावी बेटे बेटियां, क्योंकि पैसा कम है और लेकिन हमको एक पवित्र भाव के साथ शुरुआत करनी है कि ये जो पैसा आ रहा है ये पैसा अन्य जगह खर्च ना होकर सही जगह पर खर्च हो। तो पवित्र भाव के साथ जब नेक नियत के साथ हम काम करते तो कहीं से शुरुआत तो करना पड़ती है। तो उस शुरुआत को करने के लिए हमने कहा है कि एक बार इस बोर्ड ने तय किया है कि 65% से ऊपर अंक लाने वाले बेटे बेटियां जो 10वीं में 65% से ऊपर अंक लाते हैं और किसी कारण से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते, उन बेटों बेटियों के आवेदन बुलवाकर इश्तिहार के माध्यम से और उनको मेरिट के आधार पर चुनकर और वो समिति वहां जाकर भौतिक सत्यापन करेगी, लिख कर देगी कि हाँ मैंने भौतिक सत्यापन किया है और ये जो परिवार है ये परिवार आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर है, ये पढ़ाई छोड़ने की स्थिति में है। तो उनकी हम लोग एक निर्धारित राशि के रूप में मदद उनकी एजुकेशन संस्था को करेंगे। संघ की किताब पढ़ने के बाद छात्र धार्मिक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने उज्जैन संभाग के महाविद्यालय के प्राचार्यों को इस तरह के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश आगरमालवा, शाजापुर, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम और उज्जैन जिले के कॉलेजेस को दिए गए हैं। विभाग ने कहा है कि इससे छात्रों में विरासत और सांस्कृतिक चेतना विकसित होगी। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर का मदरसों पर बड़ा बयान सामने आया। उषा ठाकुर ने कहा कि देश में मदरसे बंद होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मदरसों में कट्टरता और आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है। पूर्व मंत्री ने कॉलेजों में आरएसएस की किताबें पढ़ाए जाने के मामले पर कहा कि बच्चों को राष्ट्रवाद और नैतिकता की शिक्षा दी जानी जरूरी है। मदरसे तो सचमुच बंद किए जाने चाहिए क्योंकि तार्किक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, इसकी आवश्यकता आज के बच्चों को है। ये धर्मांधता की, कट्टरता की, आतंकवादियों के प्रशिक्षण की ये सारी शिक्षा मदरसे में ही होती है। इनको बंद किया जाना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो कार्यकर्ता हैं वो प्रकांड विद्वान हैं, विषयों के विशेषज्ञ हैं। तो लेखक और साहित्यकार संघी और गैर संघी नहीं होते। राष्ट्रवाद की शिक्षा, सदचरित्रता की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा जहां से भी मिले निश्चित रूप से विद्यार्थियों को दी ही जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में मल्टीनेशनल आईटी कंपनी के लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मल्टीनेशनल आईटी कंपनी ने प्रदेश के 1500 युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रोजगार दिया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बेंगलुरु, नोएडा, पुणे जाने की जरूरत नहीं, प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश में ही नौकरी मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जिस प्रकार से हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सबने घोषणा की है कि हम लगातार औद्योगिक निवेश के माध्यम से प्रदेश की पहचान देश में एक अलग प्रकार से बनाएंगे। उसी सिलसिले में लगातार हर महीने हम अपने इन्वेस्टर समिट भी कर रहे हैं, बाहर के रोड शो के दौरे भी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार की रोजगार परक एजेंसियों को, अलग अलग प्रकार के घरानों को ला करके अपने मध्य प्रदेश में उनके अपने ऑफिस चालू कराना, उन फर्म को मौका देना जो रोजगार परक है।
आज इंदौर में काकलीजेंट नाम की संस्था के माध्यम से 1,500 से ज़्यादा तो रोजगार के अभी अवसर प्रारंभ हो रहे हैं। आगे जा कर के ये 20,000 तक अपनी संख्या ले जाएंगे। ऐसी IT कंपनी के लिए मैं शुभकामना देता हूँ और इंदौर हमारा अपना दुनिया में एक अलग पहचान बना रहा है। उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसे और भी केंद्र खुलेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। रायपुर नगर निगम के सामने दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से लात घूंसे चले। मारपीट की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। तस्वीरों में नजर आएगा आपको कि मारपीट की वजह से सड़क पर जाम लग गया। बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई के चलते कॉलेज के छात्रों के बीच ये झगड़ा हुआ। बूढ़ापारा गबली फील्ड और बैजनाथ पारा के युवकों ने जमकर डंडे और लात घूंसे चलाए। इधर हरदा में एक निजी यात्री बस पर पथराव हो गया। दो नकाबपोश बदमाशों ने पथराव किया है। बस के आगे का कांच टूट गया। बस ड्राइवर ने इस बात की शिकायत की है और हंडिया थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। इधर अंबिकापुर में मेडिकल छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। कोलकाता की घटना के विरोध में ये कैंडल मार्च निकाला गया। आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। अस्पताल में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, ये दावा छात्रों ने किया है। डॉक्टर से मारपीट होती है, ये दावा भी किया गया। राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने ये कैंडल मार्च निकाला। ये हमारा जो हमारे कलीग के साथ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज KR मेडिकल कॉलेज में जो हमारी महिला PG डॉक्टर जो TB चेस्ट डिपार्टमेंट में पोस्टेड थी, उनकी ड्यूटी के दौरान रेप और मर्डर किया गया है। उस संबंध में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी की जाए, कल्प्रिट को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, उस पर एक उच्च स्तरीय जाँच टीम बैठाई जाए, CBI जैसे टीम को लगाया जाए और जल्द से जल्द जो कल्प्रिट हैं, जो इसमें भागीदार हैं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ में गुस्सा देखने को मिला। रायपुर के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। अंबेडकर अस्पताल में OPD की सभी सेवाएं 14 अगस्त से बंद कर दी जाएंगी। 300 जूनियर डॉक्टर्स ने कल से अस्पताल में काम बंद करने का फैसला लिया है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं पर ही जूनियर डॉक्टर काम करेंगे। OPD, OT, वार्ड सेवाएं बंद रहेंगी। इनकी मांग है कि सेंट्रल हेल्थ वर्कर्स एंड हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में लागू किया जाए। अस्पताल में CCTV कैमरे लगाए जाएं। ज्यादा से ज्यादा जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी तैनाती हो। इधर दुर्ग में एक युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें, आपसी विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने 20 साल के शुभम बांदे के ऊपर चाकू से कई वार किए। लहूलुहान हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला पद्मनाभपुर थाना इलाके का है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बैतूल में 78 बैलगाड़ियों पर तिरंगा रैली निकाली गई। आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर आठनेर में यह अनूठा आयोजन हुआ। 78 बैलगाड़ियों पर तिरंगा लेकर स्कूली बच्चे और नगरवासी निकले। रैली में केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके भी शामिल हुए। इससे पहले आज बैतूल में 78 स्केटर्स ने तिरंगा रैली निकाली थी। इधर हरदा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा थाली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। महिलाओं ने व्यंजन के जरिए लोगों को तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। तिरंगा थाली के तहत महिलाओं ने तिरंगे के 3 रंगों से कई प्रकार के व्यंजन बनाए। 15 तारीख तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है हमारे पूरे देश में। उसी के तारतम्य में हमने हरदा जिले में कलेक्टर सर और CO सर की जैसी मंशा थी, हम लोगों ने यहाँ पर तिरंगा थाली और तिरंगा रंगोली का आयोजन किया। तो हमारी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हमारे शहर की, हरदा शहर की हैं, उन्होंने भांति भांति के व्यंजन तिरंगे के रूप में बनाए हैं। जो हमारे भारत का नक्शा है, पूरा उस नक्शे के रूप में जो उसके रंग हैं वही रंग रखे हैं।
इधर हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को शहर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों के मन में गजब का उत्साह रहा। अलग अलग जगह की तस्वीरें देख लीजिए। अनूपपुर, भिंड, अशोकनगर, शिवपुरी, सीहोर, नरसिंहपुर, झाबुआ। इस दौरान पुलिस ने भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, बाइक पर भी कई जगह तिरंगा यात्रा निकाली गई। अंबिकापुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे, रैली निकाली, अपना गुस्सा जताया, केंद्र सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं को देश में शरण देने की मांग की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।